हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के सबसे बड़े हिंदी मीडियम चैनल डाउटनेट पर। तो डाउटनेट पे आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं वन शॉट रिवीजन में परमाणु चैप्टर को। परमाणु चैप्टर का हम रिवीजन करने वाले हैं बच्चे। आप देखेंगे कि ये चैप्टर बहुत बड़ा तो नहीं है, इसमें परमाणु के बारे में ही चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर बोर के परमाणु मॉडल के बारे में हम चीज़ें पढ़ते हैं। छोटा सा एक टॉपिक आता है जहाँ रदरफोर्ड के बारे में जहाँ पर हम पढ़ते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। वन शॉट रिवीजन में हम रिवीजन के पर्पज़ से ही सारी वीडियोस बनाते हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर लगभग 1 घंटे में हम इस चैप्टर को भी रिवाइज करने वाले हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं एक्सप्लेन करते चलूँगा, बाकी जो लिखने वाली चीज़ें हैं लिखी लिखाई आपको दिखा दूंगा और इसको एक्सप्लेन करता चलूँगा मैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो परमाणु का कॉन्सेप्ट जो है, परमाणु के संरचना के बारे में बहुत लोगों ने काम किया। डाल्टन ने काम किया, थॉमसन ने काम किया है ना, जे थॉमसन, जो कि प्लम पुडिंग मॉडल वगैरह दिए थे, तरबूज वाला मॉडल। बाकी फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। उसके बाद फिर नील्स बोर ने अपना मॉडल दिया, जो कि सक्सेसफुल मॉडल रहा नील्स बोर का। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे परमाणु के मॉडल आए। उनमें से हमें बहुत सारा नहीं, लेकिन परमाणु चैप्टर में, इस चैप्टर में अगर मैं बात करूँ जो आपका सिलेबस का पार्ट है, तो सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, परमाणु की बात करूँ, तो आपको 2 चीज़ें पढ़नी है परमाणु चैप्टर में। 2 तरह के परमाणु मॉडल की बात करते हैं हम इस चैप्टर में। पहला है रदरफोर्ड का, ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। खास करके रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग करना हमें पढ़ना होता है, प्रकीर्णन। ठीक है, प्रयोग। और दूसरा जो है वो है बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं जो हमें सीखनी होती हैं, जो हमें पढ़नी होती हैं। बोर के परमाणु मॉडल में काफ़ी सारी चीज़ें आपको निकालनी होती हैं। परमाणु की त्रिज्या निकालनी होती है आणविक कक्षा की, ठीक है, इसका वेग निकालना होता है आणविक कक्षक का, और कुल ऊर्जा निकालनी होती है आणविक कक्षक में, जो कि आप गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो खास करके 3 चीज़ें आपको फिर यहाँ पर UN प्लस KN, ये सब चीज़ें निकालनी होती हैं। हालांकि ये डेरिवेशन का पार्ट है, तो मैं इतना डेरिवेशन तो नहीं करवाऊंगा, बट आपको चीज़ें बता दूंगा कि कैसे करनी है। मैं RN का डेरिवेशन करवा दूंगा और बता दूंगा आपको कि किस प्रकार से, हिंट दे दूंगा आपको किस प्रकार से RN से आप VN और EN को निकाल सकते हैं। ठीक है, खास करके अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर में बोर के परमाणु मॉडल में, तो बोर के परमाणु मॉडल में ये डेरिवेशन के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सीखते हैं वो है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण आपको पढ़ना होता है। ट्रांजिशन जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपरी वाले कक्षक से नीचे वाले कक्षक को जब कूदता है तो कुछ विकिरण को निकालता है अपने अंदर से, ऊर्जा मुक्त करता है विकिरण के रूप में, फोटॉन्स के रूप में, तो उसकी हमें तरंग दैर्ध्य निकालनी होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक-एक करके। मैं एक बार चैप्टर का फ्लो आपको बता दिया कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे आपको चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस चैप्टर के पहले टॉपिक के बारे में, जो कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तथा प्रकीर्णन प्रयोग। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड ने एक अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया था। सोने की पतली सी झिल्ली ली थी जिस पर अल्फा कणों की बमबारी की थी। तो उन्होंने पाया कि अल्फा कण बहुत सारे इधर से आ रहे हैं ऐसे, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ यहाँ पर आपको। मैं शेप ले लेता हूँ यहाँ पर। चलिए मैं इसको थोड़ा सा सेंटर पे ले लेता हूँ और इसका कलर फ्रेम का ले लेता हूँ मैं। लेट्स से कि मैं, चलो लेट्स से ग्रीन कलर ले लूँ, या चलो रेड कलर ले लेता हूँ। इसका थोड़ा सा मोटाई में ज़्यादा ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको फिल कर लेते हैं। एक्चुअली इसको मैं फिल कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये नाभिक है हमारा, ठीक है, इसको मैं नाभिक बोल सकता हूँ कि ये नाभिक है। ठोस होता है, गोलाकार होता है नाभिक। तो ये नाभिक है। नाभिक का आवेश जो होता है वो होता है धनात्मक का। तो इस पर, नाभिक पर धनात्मक आवेश है, पॉजिटिव है, और आवेश को हम लिखते हैं ZE के रूप में, ठीक है। तो प्लस ZE नाभिक है, नाभिक का आवेश है।
और प्रकीर्णन प्रयोग में पाया गया कि जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे, ओके, तो हम इसका क्लोन बना लेते हैं कई सारे, ओके, चलिए मैं वैसे ही बना लेता हूं इसको, ठीक है, ठीक है, ZE इसको लिख लेता हूं। अच्छा, यहां पर मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे अल्फा कणों को यहां से बमबारी की गई, तो पाया क्या गया, देखा क्या गया, तो थोड़ा सा मैं इसको मेन वाली लाइन को मैं थोड़ा सा बना लेता हूं, इसके बाद बाकी लाइंस को मैं ड्रॉ कर लूंगा। तो लेट्स से कि मैं सेंटर पॉइंट की तरफ चलूं, ठीक है जी। इस प्रकार से मैं मानता हूं कि चलो अल्फा कण, यहाँ से अल्फा कणों को इस प्रकार से, ये अल्फा कण है, तो अल्फा कणों की इस प्रकार से बमबारी की गई है, बहुत सारे अल्फा कण हैं इस प्रकार से ऐसे जा रहे हैं इस रास्ते से। इनको अभी देखता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या हुआ इनके साथ। हालांकि ये चित्र आप सभी बच्चे जानते हैं, पहले से देख चुके हैं, जिस चित्र की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस चित्र को आप सभी लोग देख चुके हैं, वैसे जानते हैं पहले से ही, कक्षा 8वीं से ही वैसे पढ़ाया जाता है, ये चित्र आपको दिखाया जाता है। अब इसमें मैं अल्फा कणों की बात करूं तो बहुत सारे अल्फा कण जो है सीधे निकल जाते हैं अपने रास्ते में, सीधे निकल गए, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत सारे अल्फा कण देखने को मिला कि सीधे निकल गए अपने रास्ते से बिना विक्षेपित हुए। कुछ अल्फा कण जो पास से गुजर रहे थे वो एक बड़े कोण से विक्षेपित हो गए, तो बड़े कोण से इस प्रकार से विक्षेपित होकर दूर भाग गए। और बहुत कम ऐसे अल्फा कण थे जो एकदम सीधे रास्ते पे गए और कुछ दूरी पर जाके और उसी रास्ते से फिर लौट आए। तो देखने को मिला कि बहुत सारे अल्फा कण, ये सारे अल्फा कण हैं, सारे अल्फा कण हैं, सारे अल्फा कण हैं, सारे अल्फा कण हैं, सारे अल्फा कण हैं। तो बहुत सारे अल्फा कण अपने रास्ते से विक्षेपित भी नहीं हुए, सीधे चले गए, ठीक है। ये थोड़ा सा, हाँ, ये थोड़ा सा इसको अगर मैं बात, चलो ठीक है, तिरछा बना था, सोच रहा था कि बना दो सीधा, बट ठीक है। तो बहुत सारे अल्फा कण देखो सीधा निकल गए, विक्षेपित हो गए। हमें जो यहाँ पर निकालना होता है वो निकालना होता है यहाँ पर न्यूनतम पहुंच की दूरी की। ये जो अल्फा कण था ये होता है बेटा लाखों में कोई एक कण, या मैं कह दूं कि 1 लाख अल्फा कणों को फेंका गया तो कोई एक अल्फा कण ऐसा था जो अपने रास्ते पर सीधा आ गया, मतलब थीटा बराबर 180 अंश पर, थीटा बराबर 180 अंश पर ये लौट आया। ये थीटा बराबर 0 से 180 के, 0 से 90 के बीच के एंगल है, और ये 0 डिग्री है, मतलब सीधा चला गया, ये 0 डिग्री है, सीधा चला गया, एक बड़े कोण से विक्षेपित हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये एक 180 अंश से जो है लौट आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर नाभिक से जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने ऐसा अनुमान लगाया कि जो अल्फा कण सीधे आ गया, इसका मतलब कि अल्फा कण देखो बहुत सारे विक्षेपित हो रहे हैं। तो हम जानते हैं कि दो धनात्मक कण जो होते हैं, जो दो धनात्मक आवेशित कण होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अब अल्फा कण के बारे में तो हमें नॉलेज है पहले से, रदरफोर्ड को पहले से नॉलेज था कि भैया जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण क्या है, अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक होता है, मतलब अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, अर्थात अल्फा कण पर आवेश जो होता है वो होता है धनात्मक का 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनात्मक आवेश होता है। मतलब अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो Q बराबर होता है 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम का, और ये धनात्मक आवेश होता है, इतना आवेश धनात्मक होता है। तो अल्फा कण के बारे में तो पता है कि ये धनात्मक है, और अल्फा कण अगर दूर भाग रहा है तो इसका मतलब कोई धनात्मक चीज ही होगी जिसके कारण प्रतिकर्षित हुआ है। तो इससे पता चला कि नाभिक का आवेश जो है धनात्मक होता है, और जो अल्फा कण सीधे जाकर टकरा रहा है, नाभिक के एकदम सीधे गया, वो अपने रास्ते से लौट आया, ठीक है। और इस स्थिति में जो ये दूरी है जहां तक अल्फा कण एकदम नाभिक के जो पास तक पहुंचा, इसको बोलते हैं निकटतम पहुंच की दूरी, जिसको R0 से दर्शाया जाता है। इस R0 को हमें कैलकुलेट करना होता है। तो यहां से जो अल्फा कण फेंके गए थे सबके पास कुछ ना कुछ वेग था, v वेग से फेंके गए थे, सभी v वेग से फेंके गए थे, सबके पास v वेग था। अब इस अल्फा कण के बारे में ध्यान दीजिए, जो बीच में है हमें इस पर ध्यान देना है, इस वाले अल्फा कण के बारे में सोचना है जो सीधे गया और लौट आया। तो ये अल्फा कण का वेग देखो जैसे जैसे आगे जाएगा, अब देखो नाभिक के एकदम सामने जा रहा है तो प्रतिकर्षण बल बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे पास आएगा प्रतिकर्षण बल, दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है प्रतिकर्षण बल, आप जानते हैं
कूलाम बल जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब देखो तो आर का मान जैसे जैसे घटता जाएगा एफ का मान बढ़ता जाएगा प्रतिकर्षण बल। तो जैसे जैसे आगे जा रहा है तो इसका मतलब जब बल बढ़ रहा है तो ये V क्या होगा, कम होगा, मतलब इसकी गतिज ऊर्जा जो है वो कम होने लगेगी। गतिज ऊर्जा कम होकर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। इस बिंदु पर मैं बात करूं तो यहां पर V बराबर 0 हो गया है। इस पॉइंट पर V बराबर 0 हो चुका है। यहां पर जब अल्फा कण है तो यहां पर अल्फा कण और यहां पर ये आवेशित कण, एक को Q1 एक को Q2 मान लेंगे और फॉर्मूला देखेंगे तो आप अल्फा कण का फॉर्मूला, अल्फा कण पर जो लगने वाला बल है उसको हम वहां से निकाल सकते हैं। हालांकि हमें बल नहीं निकालना है, हमें निकालनी बेटा इस दूरी को, आर नोट को। हम बल के रूप में भी निकाल सकते हैं लेकिन हमें यहाँ पर निकालना है दूरी को। तो हम यहाँ पर ही इस्तेमाल कर रहे हैं कि अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा है, ठीक है, मैं इसको लिख ही देता हूं। अल्फा कण की संपूर्ण गतिज ऊर्जा अल्फा, और थोड़ा टॉपिक का नाम लिखना जरूरी है, ठीक है। टॉपिक का नाम है यहाँ पर निकटतम पहुंच की न्यूनतम दूरी, निकटतम पहुंच की न्यूनतम दूरी। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, एग्जाम में। न्यूनतम दूरी ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब आर नॉट का मान हमें कैलकुलेट करना है। तो हम आर नॉट का मान कैलकुलेट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखेंगे फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है कि अल्फा कण की जितनी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, वो धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा बदलती जा रही है। तो हम लिखेंगे अल्फा कण की संपूर्ण गतिज ऊर्जा, ठीक है, आर नॉट दूरी पर, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित, ठीक है, परिवर्तित हो जाती है। अतः लिख सकता हूं मैं कि जो गतिज ऊर्जा है, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा बराबर है स्थितिज ऊर्जा के, इस सिस्टम की जो स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के। ये मैं थोड़ा सा डेरिवेशन करवा रहा हूं जानबूझ के कि आपको ये थोड़ा समझ में आ जाए। पहला टॉपिक है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो अल्फा कण की संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। गतिज ऊर्जा अल्फा कण की क्या होगी, 1/2 m v वेग से चल रहा है तो v स्क्वायर बराबर m क्या है यहाँ पर, मास ऑफ अल्फा कण का द्रव्यमान, ठीक है। अल्फा कण के पास द्रव्यमान भी है ना, m द्रव्यमान का कण है, अल्फा कण का द्रव्यमान भी तो है m द्रव्यमान का, ठीक है। हाँ, तो हाफ mv स्क्वायर बराबर हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 Q2। दो आवेश है, एक आवेश है अल्फा पर आवेश है 2e, ठीक है, अल्फा पर आवेश कितना है बेटा 2e, और नाभिक पर जो आवेश है ये क्या है, नाभिक का आवेश Q देखे तो क्या है प्लस का ZE, ये नाभिक का आवेश है, ठीक है। तो इसको आप Q1 अगर मान ले, उसको Q2 मान ले तो Q1 Q2 कर सकते हैं। अर्थात ये आ जाएगा 2e और इनटू में ZE के, और डिवाइड बाई में दूरी कितना है बेटा R नॉट, तो दूरी आ जाएगा R नॉट के। हमें R नॉट का ही मान निकालना है। अगर कुछ कट रहा है तो हम काट लेंगे, नहीं तो सीधे सी बात है, सिंपल सा एक साथ लिख लेंगे इसको। तो आप देखेंगे यहाँ से R नॉट का मान निकालना है हमें, तो R नॉट को इधर लेते हैं, बाकी सारी चीज़ों को उधर भेजते हैं। तो R नॉट बराबर मैं करूँगा तो ऊपर आ जाएगा 4ZE स्क्वायर डिवाइड बाय में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये दो ऊपर चला जाएगा उधर जाएगा तो, और डिवाइड बाय में आ जाएगा mv स्क्वायर के, ठीक है, mv स्क्वायर के। यहाँ से देखेंगे 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, ये 4 से ये 4 कट गया, और हमें जो यहाँ पर निकटतम पहुँच की दूरी प्राप्त होती है R नॉट, ये बराबर होती है बेटा ZE स्क्वायर डिवाइड बाई में, ठीक है, पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, mv स्क्वायर के। तो यहाँ पर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें नियतांक हैं। जो E है आवेश है वो नियतांक है, पाई नियतांक होता है, फिक्स मान होता है, एप्सिलॉन नॉट फिक्स मान है, m क्या है अल्फा कण का द्रव्यमान फिक्स मान है,
मतलब कुल मिला के देखें तो जेड और वी पर डिपेंड करता है। तो निष्कर्ष या रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। रिजल्ट जो जानने को हमें मिला, रिजल्ट ये जानने को मिला कि आर नोट का मान निर्भर करता है, समानुपाती होता है जेड के समानुपाती होता है और वी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये रिजल्ट है जो आपको जानना है, बाकी सारी चीज़ें नियतांक आप देख सकते हैं। इसे ही निकटतम पहुंच की दूरी कहते हैं। निकटतम पहुंच की दूरी दो चीज़ों पर निर्भर करती है, जेड पर और वी पर, अल्फा कण के वेग पर और नाभिक के परमाणु क्रमांक पर। रिजल्ट क्या निकला, क्या क्या बताया नाभिक के बारे में रदरफोर्ड ने बताया कि नाभिक जो है परमाणु का केंद्र होता है। नाभिक का जो आकार होता है, उन्होंने बताया कि नाभिक का आकार कितना होता है बेटा, नाभिक का आकार 10 की घाते, नाभिक का जो आकार है, ये आकार की बात करें तो ये 10 की घाते -15 मीटर का होता है। 10 घाते -15 मीटर एक फर्मी कहलाता है, एक फर्मी का होता है। परमाणु का भी आकार बताया उन्होंने, बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते हैं। नाभिक के स्थायित्व की बात नहीं कर पाए, मतलब परमाणु के स्थायित्व की बात नहीं कर पाए थे, फेलियर था। इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्योंकि आवेशित कण है और आवेशित कण जब गतिमान होता है और त्वरित गति करता है, त्वरित गति मतलब त्वरण के साथ गति करता है, तो विकिरण उत्पन्न करेगा, अर्थात ऊर्जा को मुक्त करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो विकिरण मुक्त करेगा। विकिरण मतलब ऊर्जा को उत्पन्न अगर करेगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा धीरे धीरे कम होती रहेगी, और इस प्रकार से अगर कम होती रही तो नाभिक के चारों ओर घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नाभिक के पास आएगा और अंत में नाभिक में गिर जाएगा। इससे, इस स्टेटमेंट से, इस कथन से ये साबित हो गया कि, या ये मैसेज आ गया, या ये समझ में आ रहा है कि परमाणु जो है वो स्थायी ही नहीं है। तो परमाणु अगर स्थायी नहीं तो दुनिया का स्थायित्व या ब्रह्मांड का स्थायित्व ही खतरे में पड़ गया। तो ऐसी बात नहीं थी। इसको रदरफोर्ड ने कहा कि नहीं, नील्स बोर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो नील्स बोर ने जो कमियां थी रदरफोर्ड के मॉडल में उसको दूर किया। क्या क्या बताया रदरफोर्ड ने, एक बार ध्यान से देखते हैं। तो बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के संबंध में एक मॉडल दिया जो एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु अर्थात हाइड्रोजन तुल्य परमाणुओं के लिए सत्य है। बोर का परमाणु मॉडल सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए सत्य है, अर्थात ऐसे परमाणु जिनके कक्षक में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो। मतलब हाइड्रोजन के अलावा जो जितने भी परमाणु हैं, अगर वो अपने मूल रूप में है, उदासीन अवस्था में है, तो कभी भी बोर का परमाणु मॉडल नहीं लगा सकते। हीलियम में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो हीलियम प्लस के लिए ये सत्य होगा, हीलियम के लिए नहीं। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है तो लिथियम +2 के लिए सत्य होगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जब बचेगा तब लगा सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु के संबंध में जो बोर ने दिया था, तो वो हाइड्रोजन परमाणु के संबंध में ही मॉडल दिया था, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए दिया था जो हाइड्रोजन जैसे हैं। तो बोर परमाणु मॉडल कुछ अवगृहित हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। पहला यह है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऊर्जा को उत्सर्जित ना करने वाली कक्षाओं में परिक्रमा करता है, जो कि वृत्ताकार होती है, ठीक है। ये बोर ने बताया, जो कि रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। रदरफोर्ड ने यही कहा था कि ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा और अंत में नाभिक पे गिर जाएगा। तो इसने कहा, बोर ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन उन कक्षाओं में रह के गति जो है चक्कर लगाता है जहां पर वो ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करे। ऐसी कुछ कक्षाएं हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन जब रह के चक्कर लगाता है परमाणु का, मतलब नाभिक का, तो ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता, ठीक है। अगला है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये नियम है इनका। इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का परिमाण क्वांटीकृत होता है, अर्थात इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन का किसी भी कक्षक में या किसी भी कक्षा में कोणीय संवेग होगा वो h/2π का पूर्ण गुणज होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसी से हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। 90% चीजें आप देखेंगे इसी फॉर्मूले से हम करने वाले हैं, ठीक है। n क्या है यहाँ पर? मुख्य क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या कहते हैं। Rn जैसे nवीं कक्षा की त्रिज्या, Vn क्या है? nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल या इलेक्ट्रॉन का वेग, इस प्रकार से वैसे चाल, ठीक है, लिख लेते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत जरूरी है, याद रखेंगे, वैसे याद होगा आपको। तीसरा है कि जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में जो है संक्रमण करता है, मतलब जाता है, कूदता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ठीक है। तो ऊर्जा का उत्सर्जन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जंप करता है, ठीक है। खास करके ऊपरी वाली कक्षक से नीचे वाली कक्षक में, उत्तेजित अवस्था से नीचे वाली उत्तेजित अवस्था में, या फिर मूल अवस्था में जब ट्रांजिशन करता है, संक्रमण करता है, तब जाके ऊर्जा उत्सर्जित होता है। तो यहाँ पर आपको जो निकालना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम कक्षा 11वीं में ही पढ़ रखे हैं कि जो कोणीय संवेग होता है,
कोणीय संवेग जो होता है बेटा, कोणीय संवेग को हम जे से या फिर एल से निरूपित करते हैं, एल से निरूपित करते हैं, और हम पढ़ रखे हैं कि ये होता है एम वी आर के। अब एन वी कक्षक में क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो एन वी कक्षा के लिए अगर मैं लिखूं कक्षा के लिए, तो एन वी कक्षा के लिए यही हो जाता है एल एन और बराबर हो जाता है एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वी एन और आर एन। एनवी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वेग हम मान लेते हैं वी एन है और त्रिज्या हम मान लेते हैं एनवी कक्षक की आर एन है। ये हमें कैलकुलेट करना होगा। अच्छा, दूसरा कोणीय संवेग बोर ने बताया क्वांटिटी बोर के अनुसार, ठीक है। तो ये तो परिभाषा के अनुसार है कोणीय संवेग की। तो बोर के अनुसार बोर ने कहा कि भैया जो एनवी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा वो बराबर होगा एन गुने एच बटा 2 पाई के, ठीक है, 2 पाई के। और ये बोर ने बता दिया, ठीक है। तो ये दो हमारे पास समीकरण आ जाते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2। इन दोनों का इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि ये भी एल एन है ये भी एल एन है। तो हम लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 का यूज करके यहाँ पर कि भैया एम वी एन आर एन बराबर एन एच बटा 2 पाई के। तो हम ये दोनों फॉर्मूले को बराबर कर सकते हैं क्योंकि दोनों कोणीय संवेग है। ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से हम बहुत सारी चीजें करते हैं, आर एन वगैरह का मान हमें निकालना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के एनवी कक्षक की त्रिज्या मैं निकाल के दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन की चाल, आवृत्ति और आवर्तकाल और ऊर्जा आप खुद से निकाल सकते हैं, और इसका डेरिवेशन वैसे यहाँ पर मैं करवा नहीं पाऊंगा सारे, तो जितना मैं करवा सकता हूँ उतना मैं एक बार कोशिश कर लूँगा करवाने की, ठीक है। इसको फिल नहीं करना है हमें, ओके। ओके, तो चलिए मैं इसको ऐसा मान लेता हूँ। फ्रेम की बात करें तो फ्रेम को थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ चलिए ये हमारे लिए परमाणु है, ओके। ये परमाणु है और नाभिक भी बना ही लेते हैं यहाँ पर। चलिए इसको भर लेते हैं फटाफट से। तो ये मेरे लिए नाभिक हो गया, ठीक है। और बस, ठीक है। तो नाभिक है और परमाणु है, ठीक है। चलिए मैं मानता हूँ कि यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि चलिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्योंकि बाहरी कक्षक में ही होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मैं मान लेता हूँ m है। और इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, क्योंकि ये नाभिक है, Ze होगा, प्लस का नाभिक है। नाभिक से इलेक्ट्रॉन तक की दूरी आपको पता है, या कक्षक तक की दूरी मान लेते हैं। ये एनवी कक्षक है तो ये दूरी मान लेते हैं Rn है, त्रिज्या है एनवी कक्षक की, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर वेग मैं मान लेता हूँ कि इलेक्ट्रॉन Vn वेग से या Vn चाल से गतिमान है, ठीक है। ये परमाणु है, परमाणु में ये नाभिक है, ये बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है। Rn जो है दूरी पर है, मतलब एनवी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, और एनवी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वेग हमने मान लिया Vn है। तो बोर के अनुसार हमें पता है, ठीक है। हम निकाल रहे हैं एनवी कक्षक की त्रिज्या, एनवी कक्षा की त्रिज्या हम निकाल रहे हैं, जिसको हम Rn बोलते हैं। ये हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोर के अनुसार एक चीज तो हमें पता है भैया कि जो एम वी एन आर एन है ये बराबर होगा, अभी दिखा था, एम वी एन आर एन बराबर एन एच बटा 2 पाई। तो ये एन एच डिवाइड बाई 2 पाई के हैं। तो हमें क्योंकि आर एन निकालना है तो हम एक चीज करते हैं, हम यहाँ से वी एन का मान निकाल लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा एन एच और डिवाइड बाई हो जाएगा 2 पाई और आ जाएगा एम आर एन के, ठीक है। इसको मैं समीकरण 1 बोल लेता हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैं समीकरण 1 बोल के कुछ देर के लिए इसको छोड़ देते हैं यहीं पर। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। अब इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान है, वो घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास आवेश भी है, ऋणात्मक का और ये धनात्मक का। तो ऋणात्मक और धनात्मक आवेश होने की वजह से एक दूसरे को ये खींचेंगे, प्रतिकर्षित तो करेंगे नहीं, है ना, आकर्षित करेंगे।
तो इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा अंदर की तरफ जिसकी वजह से ये घूम रहा है, और वो लगेगा वैद्युत बल, वैद्युत बल लगेगा Fe। अब ये वैद्युत बल के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है, उसके पास द्रव्यमान भी है, तो ये वैद्युत बल जो है वो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल को उत्पन्न करेगा। तो जो वैद्युत बल है वो बराबर होगा अभिकेंद्रीय बल के। अभिकेंद्रीय बल मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, इसलिए Fc लिख दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैं लिखूंगा यहां पर इलेक्ट्रॉन को प्राप्त आवश्यक, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, वैद्युत बल की वजह से, वैद्युत बल से प्राप्त होता है, से प्राप्त होता है। ठीक है, जो बल प्राप्त हो रहा है अभिकेंद्रीय बल, वो किससे प्राप्त हो रहा है? वैद्युत बल से। अर्थात हम लिख सकते हैं कि जो अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल है, ये बराबर होगा वैद्युत बल के, वैद्युत बल के। ठीक है, और वैद्युत बल की दिशा हमने बता दी अंदर की तरफ ही है। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है बेटा? mv_n² डिवाइड बाई rn, mv²/r होता है। तो vn है nv कक्षक में वेग, और rn nv कक्षक की त्रिज्या, बराबर हो जाएगा वैद्युत बल होता है 1/4πε0 गुणे q1 q2 बटा r²। तो q1 हमारे पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है E, और दूसरा है Ze, इसका आवेश। ठीक है, नाभिक का, नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है। और दिशा हमने चिन्ह नहीं लेनी है, चिन्ह नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि दिशा हमने बता दिया है अंदर की तरफ। ठीक है, पहले ही बता रखा है, चित्र में देख सकते हैं। और डिवाइड बाई Rn का वर्ग, दूरी का स्क्वायर। तो कितनी दूरी पे हैं दोनों आवेश एक दूसरे से? Rn दूरी पर है, त्रिज्या के बराबर दूरी पर हुए। ठीक है, ये परमाणु है, एक हाइड्रोजन लाइक परमाणु में बना रखा है वहाँ पर। अच्छा, अब आप देखेंगे तो यहाँ भी Rn है और वहाँ भी Rn है, तो Rn से एक Rn तो हमने काट दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम थोड़ा सा लिखें, दिया जाएगा mvn² बराबर हो जाएगा एक, ये Ze है बच्चे, इसको Ze लिखना था। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 1/4πε0 हो जाएगा, और गुणे में आ जाएगा Ze² डिवाइड बाई Rn के। हमने अभी देखो पहले समीकरण में हमने देखा कि Vn का मान निकाला है, और यहाँ पर Vn² है। तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा बदल लेते हैं। यहाँ से अगर मैं Vn का स्क्वायर लिखूं तो m नीचे चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/4πε0 गुणे में आ जाएगा Ze² डिवाइड बाई हो जाएगा mRn के। ठीक है, तो इसको समीकरण 2 बोल देता हूँ। ठीक है, तो समीकरण 2 में Vn का मान यहाँ से उठा के रख दूंगा, Vn का मान ये है, इसको उठा के यहाँ रख दूंगा। तो समीकरण 2 में, समीकरण 1 से Vn का मान रखने पर रख दें। तो समीकरण 2 में देखो Vn लिखा है, Vn का वर्ग है, Vn का मान है nh/2πmRn, ये लिखा है nh/2πmRn, और इसका करना है वर्ग, और ये क्योंकि V का वर्ग था, बराबर है 1/4πε0 Ze² बटा mRn। तो इसको ऐसा लिख लेता हूं मैं, Ze² ऊपर है, डिवाइड बाई में है 4πε0 इंटू mRn के। इसका वर्ग कर लेते हैं, फटाफट से हल करते हैं। ये हो जाएगा n² h² डिवाइड बाई में हो जाएगा 4π² m² Rn का स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा Ze² डिवाइड बाई में आ जाएगा 4πε0 mRn के। बहुत सारी चीज़ें कट रही हैं यहाँ पर, एक बार काट के देखते हैं। एक Rn से एक Rn कट जाएगा, यहाँ पर एक बचेगा,
एक m से एक m कट जाएगा, ठीक है, एक पाई से एक पाई कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, और कुछ अगर बचा है तो देख लीजिए, अदरवाइज कुछ है नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा है जो काटने लायक है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गई चीज़ें। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पर बचा है n स्क्वायर h स्क्वायर, बटे में कुछ है, बिल्कुल है, पाई m आर एन, क्या है, पाई m आर एन बराबर, इधर क्या है बचा, इधर बचा है जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई में बचा है एप्सिलॉन नॉट, यही बचा है ना, सिर्फ बचा है एप्सिलॉन नॉट। हमें निकालना है आर एन, तो यहाँ से हम आर एन का मान निकालेंगे, तो आर एन बराबर करेंगे तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय में आ जाएगा बेटा पाई एम जेड ई स्क्वायर के, ये आर एन का मान आया है निकल के इतना मीटर, ठीक है, इतना मीटर आप लिख सकते हैं। तो किस प्रकार से आपको आर एन का मान निकालना था ये देखना है, इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है जिस पर आपको ध्यान देना है। तो रिजल्ट पर ध्यान दीजिए, जो आपको एग्जाम में पूछता है, एक नंबर में भी पूछेगा, वो पूछेगा कि आर एन का मान किस पर निर्भर करता है। तो आप देखेंगे एप्सिलॉन नॉट एच सब नियतांक है, पाई नियतांक है, एम नियतांक है, ई नियतांक है, तो आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड के। तो दो चीज़ों पर निर्भर करता है, अगर हाइड्रोजन परमाणु है तो जेड का मान 1 हो जाएगा, एन स्क्वायर पर डायरेक्ट निर्भर करेगा, मतलब आर एन का मान एन पर मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करेगा जो बदल रहा है, तो एन का वर्ग पर जैसे जैसे एन का मान बढ़ेगा वैसे वैसे आर एन का मान बढ़ता जाएगा, तो त्रिज्या बढ़ती जाएगी, सिंपल सी बात है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार से आपको वी एन का मान निकालना है, तो ये आर एन का मान उठा के आप जो पहली समीकरण है इसमें रख दीजिए, आर एन का मान यहाँ से रख दीजिए, वी एन का मान मिल जाएगा, फिर वी का मान मिल जाएगा, तो आपको गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो 1/2 एम वी का स्क्वायर, तो वी एन का स्क्वायर, वी का मान यहाँ से जो मिलेगा उसको रख देंगे, 1/2 एम वी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप जो है देखिएगा, वन शॉर्ट रिवीजन है, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा, तेज चलूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर चीज़ें, महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं, इसको देख लेंगे एक बार। महत्वपूर्ण बिंदु वही कि एनवी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग आप देखेंगे एल एन बराबर जो हमने लिखा था वही चीज़ है, ठीक है, NH/2 पाई जो बोर ने बताया था। एनवी कक्षक की त्रिज्या आप देखेंगे आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, अभी भी दिखाया था, डिवाइड बाई में जेड है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये लिखा है, एच एटम के लिए ये लिखा गया है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन के लिए जेड का मान 1 होता है, इसलिए ये लिखा गया है। अच्छा, एनवी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वेग आप देखेंगे, तो वेग निकालेंगे तो 1/n के साथ आएगा। एनवी कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल निकालेंगे, टाइम पीरियड जिसको आप बोलते हैं, तो एक जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n3, और त्रिज्या जो होगी, सॉरी आवृत्ति जो होगी, आवृत्ति क्योंकि व्युत्क्रमणपाती होती है आवर्तकाल के, तो 1/n3 हो जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा आप देखेंगे तो En, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा -1/n² के। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकालने का जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर आरेख से पहले, तो एनवी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी आती है, ठीक है, एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, वो होता है En बराबर UN प्लस KN, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग। तो जब इसको आप हल करते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पर फाइनली En बराबर मिलेगा -13.6 गुणे Z² डिवाइड बाई n² के, और ये मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये मिलता है आपको। जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए, H परमाणु की बात करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर हम बात करें, हाइड्रोजन परमाणु के लिए मतलब Z बराबर 1 के लिए अगर हम बात करें, तो यही फॉर्मूला बदल करके हो जाता है, यहाँ पर चले आते हैं, तो यही फॉर्मूला हो जाता है En बराबर माइनस का 13.6, Z की जगह पर 1 हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई n², या आप इसको लिख सकते हैं, ये हो जाता है En बराबर -13.6 डिवाइड बाई n², और ये आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, सबसे छोटा मात्रक ऊर्जा का होता है,
ये सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पर, अभी बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको एकदम याद रखेंगे सही बच्चे। अच्छा, इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन निकालते हैं कि कौन सी ऊर्जा, कौन से कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, टोटल एनर्जी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन परमाणु में खास करके। तो ऊर्जा स्तर आरेख जो हम बनाते हैं वो इसी फॉर्मूले से बनाते हैं, En बराबर -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु की, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही करना है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रथम कक्षक मतलब n बराबर 1, ठीक है, के लिए अगर मैं देखूं, n बराबर 1 के लिए अगर मैं देखूं तो E1 का मान आप निकालेंगे, n की जगह 1 लिख देंगे तो आ जाएगा -13.6, ठीक है, डिवाइड बाई में 1 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे E1 का मान आपको वही मिलेगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मिलेगा। एक से भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मतलब पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है आप देख सकते हैं वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसको मूल ऊर्जा स्तर बोलते हैं। इसके बाद आप n बराबर 2 के लिए जब आप बात करते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से n बराबर 2 के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा E2 और ये बराबर होके आएगा हमारे पास -13.6 डिवाइड बाई n की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग, ठीक है। और इसको जब आप भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, -3.4, 4 तिहाई 12 और लगभग 4, ठीक है, 4 चौक 16, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मिलता है। और एंड सो ऑन, आप n बराबर फिर 3 के लिए निकालते हैं, फिर n बराबर 4 के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो लास्ट में मैं निकाल रहा हूँ n बराबर अनंत के लिए, सबसे लास्ट कक्षक के लिए अगर मैं निकालूं तो आप पाएंगे n बराबर अनंत के लिए निकालूंगा तो E अनंत के लिए लिखूंगा तो यह आ जाएगा -13.6 डिवाइड बाई अनंत का स्क्वायर अनंत ही रहेगा, अनंत को लिख सकते हैं हम -13.6 डिवाइड बाई अनंत को लिख सकते हैं 1/0, तो ये आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अनंत पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, अनंत कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये आपको रखनी है याद। और पहले कक्षक में कितनी होती है बेटा, 13.6 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस फॉर्मूले से ही हम ये सारा कैलकुलेट करते हैं। अब अगर मैं आपको दिखाने का कोशिश करूं तो ये n बराबर 1 के लिए आप देखेंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -3.4, ये हाइड्रोजन, ठीक है, H एटम का, हाइड्रोजन परमाणु का, ठीक है, ऊर्जा स्तर है, ऊर्जा स्तर आरेख बना हुआ है ये, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं। अनंत कक्षक में देखेंगे तो E का मान कितना है, 0 है, चौथे पांचवी छठवीं। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं गैप कम हो जाता है, कक्षाओं के बीच में गैप कम होता रहता है और फिर छठवें सातवें लेवल पर पहुंच के सब एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित हो जाते हैं, ओवरलैप कर जाती हैं कक्षाएं, ठीक है। बाकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 लेवल तक ही देखने को मिलते हैं कक्षक, 6 से 7 तक, उसके ऊपर फिर ख़त्म हो जाती है लगभग, फिर अनंत ही हम देखते हैं डायरेक्ट। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करेगा, ऊपर से नीचे कूदता है, मान लो कि इलेक्ट्रॉन, मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है, तीसरे कक्षक में यहाँ इलेक्ट्रॉन है, उत्तेजित अवस्था। तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता दूं पहले। तो n बराबर 2 से लेके ऊपर तक की सभी कक्षाएं ये उत्तेजित अवस्थाएं, एक्साइटेड स्टेट बोली जाती हैं, उत्तेजित अवस्थाएं, ठीक है। और इसको बोलते हैं बेटा मूल अवस्था, मतलब ये है एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, और ये है ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो ये मूल ऊर्जा स्तर होता है या मूल अवस्था होती है और ये उत्तेजित अवस्थाएं होती हैं। ये पहली उत्तेजित अवस्था, ये दूसरी उत्तेजित अवस्था, ये तीसरी उत्तेजित अवस्था, ये अनंत वाली उत्तेजित अवस्था, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर दिखाया गया है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना जरूरी है, चित्र में लिखा नहीं है तो मुझे लिखना चाहिए, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन ऊपर है तीसरे कक्षक में, तो ये ऊपर से नीचे अगर कूदता है, जैसे यहाँ कूदे, या फिर इलेक्ट्रॉन तीसरे से डायरेक्ट दूसरे में कूद सकता है या तीसरे से डायरेक्ट जैसे पहले में भी कूद सकता है। तो जब कूदेगा तो विकिरण उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, विकिरण उत्पन्न करता है, विकिरण उत्पन्न करता है, ठीक है। और विकिरण के पास होती है ऊर्जा, ठीक है, विकिरण ऊर्जावान होती है, क्योंकि विकिरण है तो ऊर्जा होगी।
तो जब ऊर्जा उत्पन्न करता है तो इस ऊर्जा को, क्योंकि विकिरण है तो इसके पास होता है तरंग दैर्घ्य, विकिरण है तो एक तरह की तरंग है, इसके पास तरंग दैर्घ्य जो होती है, ये तरंग दैर्घ्य आपको पूछी जाती है, निकालने को कहा जाता है। तो उत्सर्जन वर्णक्रम की हम बात कर रहे हैं। उत्सर्जन वर्णक्रम क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का, जैसे मैंने बताया कि एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जब इलेक्ट्रॉन कूदता है, मैं कह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि ई फाइनल है ये, और ये ई जो है इनिशियल है, ठीक है। तो ई फाइनल मतलब अंतिम कक्षक है और ये प्रथम कक्षक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है पहले से, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहले से मौजूद है, ठीक है। इसको E1 E2 भी बोला जाता है, ठीक है। आपके बुक में E1 E2 लिखा होता है, लेकिन उससे आप कंफ्यूज हुआ करते हैं। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है उसको मैं इनिशियल मतलब प्रारंभिक ऊर्जा स्तर बोलता हूँ, ठीक है। ये है प्रारंभिक ऊर्जा स्तर और ये है अंतिम, ठीक है, ऊर्जा स्तर। तो प्रारंभिक ऊर्जा स्तर से अंतिम ऊर्जा स्तर में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, जंप करेगा, ठीक है, मतलब इसके लिए n का मान जो है वो है NF और इसके लिए n का जो मान है वो है NI, ठीक है। तो NI से NF में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो तरंग दैर्घ्य मतलब तरंग निकालेगा, विकिरण निकालेगा। कितना निकालेगा? इसकी जो ऊर्जा होगी वो होगी डेल्टा E, और डेल्टा E क्या होगी? ऊर्जा गैप जो आ रहा है, मतलब EF माइनस EI, और ये बराबर होता है H न्यू के, ठीक है। मतलब क्योंकि विकिरण निकल रही तो विकिरण की ऊर्जा हम क्या लिखते हैं? H न्यू, यही होता है, पिछले चैप्टर में पढ़ा था विकिरण की जो ऊर्जा होती है। अब इस विकिरण की जो ऊर्जा निकल रही है, हमने बताया ये डेल्टा E के बराबर होती है विकिरण की ऊर्जा, विकिरण की ऊर्जा, विकिरण को आप फोटोन भी बोल सकते हैं। ऊर्जा डेल्टा E आप लिखेंगे तो आएगा E फाइनल माइनस E इनिशियल, और यही बराबर होती है बेटा, यही बराबर होती है H न्यू को, जिसको आप लिख सकते हैं HC बटा लैम्डा, ठीक है। तो इस प्रकार निकालते हैं। अब थोड़ी सी एक छोटी सी बात समझिएगा, इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, जो तरंग दैर्घ्य है उसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। 1/लैम्डा बराबर होता है RZ², और यहाँ आता है 1/NF, जहाँ इलेक्ट्रॉन कूद रहा है उसका वर्ग, माइनस 1/NI का स्क्वायर, जहाँ से इलेक्ट्रॉन कूद रहा है उसका वर्ग। अब मैं NF NI लिखा करता हूँ बच्चे। अब अगर आप किताब में नकल करके देखेंगे या किताब में देखेंगे तो यहाँ पर N1 और N2 लिखा होगा, ठीक है। N1 N2 लिखा होता है, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। तो थोड़ा सा आपको परिवर्तन इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि N1 ऊपर वाला है कि नीचे वाला है, कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन इनिशियल इलेक्ट्रॉन प्रारंभ में जहाँ था वो इनिशियल है, प्रारंभिक कक्षा है, और इलेक्ट्रॉन जहाँ फाइनली कूद के पहुंच रहा है, जिस कक्षक पर कूद रहा है वो अंतिम कक्षक है उसके लिए, ठीक है। तो इसलिए ये याद रखना थोड़ा सा आसान है। 1/लैम्डा बराबर, ये किसी भी परमाणु के लिए है। अगर मैं बात कर रहा हूँ H एटम के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए आप जानते हैं Z बराबर 1 हो जाता है। तो यही फॉर्मूला 1/लैम्डा बराबर बन जाता है, ठीक है। 1/लैम्डा बराबर बन जाता है R, और यहाँ आ जाता है 1/NF का वर्ग माइनस 1/NI का वर्ग। यहाँ पर याद रखेंगे एक छोटा सा चीज, यहाँ 1/लैम्डा जो है वो होता है न्यू बार के, जिसे तरंग संख्या कहते हैं, तरंग संख्या कहते हैं। मतलब न्यू जो आवृत्ति है उसके ऊपर बार लगा है एक तरह का, ठीक है। तो एक तरंग संख्या 1/लैम्डा को ही तरंग संख्या कहते हैं। तो यहाँ आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं न्यू बार के, ठीक है। तो न्यू बार तरंग संख्या ही है, इसको तरंग संख्या बोलिए, 1/लैम्डा बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बहुत सारी श्रेणियाँ प्राप्त की जा सकती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु में कई सारी श्रेणियाँ आपको देखने को मिलती हैं। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, प्रास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी, 5 श्रेणियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है। लाइमन श्रेणी के लिए NF की वैल्यू फिक्स है। देखो फाइनल इलेक्ट्रॉन कहाँ कूद रहे हैं सारे, 2 से हो, 3 से हो, 4 से हो, 5 से हो, 6 से हो, अनंत से हो, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन कूदेगा। कहाँ कूदेगा? लाइमन के लिए आपको पता है कि NF की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 है, फिक्स है।
बामर के लिए आप देखिए NF की वैल्यू, फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ कूद रहा है 2 में। इसके लिए आप देखेंगे NF की वैल्यू क्या है फिक्स 3 है। इसके लिए आप देखेंगे NF की वैल्यू क्या है फिक्स 4 है। इसके लिए आप देखेंगे NF की वैल्यू क्या है बेटा 5 है। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन इसमें 5 पे कूद रहा है, इस पे 4 पे कूद रहा है, कहीं से भी ऊपर वाली कक्षक से। अब 5 में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कूद सकता है, इसके ऊपर से कूद सकता है। 4 पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कूद सकता है, 5 से कूद सकता है, 6 से कूद सकता है। 3 पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से कूदेगा, अब नीचे से थोड़ी कूदेगा, ये तो नीचे से ऊपर अवशोषण हो गया, कूदने की बात कर रहे हैं, संक्रमण। तो कूद तो आप ऊपर से नीचे सकते हो ना, कि नीचे से ऊपर कूदेंगे, नीचे से ऊपर क्या कूदोगे आप, ठीक है। नीचे से ऊपर तो अवशोषण हो जाता है, ऊपर से नीचे जब कूदता है तब की हम बात कर रहे हैं। अब जैसे n=1 पे इलेक्ट्रॉन कूदने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कूद सकता है, जो इलेक्ट्रॉन 2 पे है वो कूद सकता है, जो 3 पे है वो कूद सकता है, जो 4 पे है वो कूद सकता है, जो 5 पे है वो कूद सकता है, मतलब एक को छोड़ के उसके ऊपर जितने भी कक्षक है उन सब से कूद सकता है। तो जिस भी कक्षक की हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर जितने कक्षक होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन कूद सकते हैं। जैसे 2 पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से कूदेगा, 1 से तो कूदेगा नहीं, 2 के ऊपर जितने भी कक्षक है उससे कूद सकता है। 3 पर कहाँ से कूदेगा, उसके ऊपर से जितने कक्षक है। तो जहां से इलेक्ट्रॉन कूदता है उसको इनिशियल कक्षक, प्रारंभिक कक्षक बोलते हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन कूद रहा है उसको फाइनल कक्षक बोलते हैं। इस प्रकार से 5 श्रेणियां प्राप्त होती हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा लाइमन श्रेणी के लिए, ठीक है, थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूं बस, ठीक है। लाइमन को वैसे LYMEN लिखा जाता है, लाइमन श्रेणी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइमन श्रेणी की हम बात करें तो लाइमन श्रेणी में आपको पता है कि NF बराबर कितना है बेटा 1 है, और NI की वैल्यू क्या हो सकती है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन कूद सकता है, 2 से कूद सकता है, 3 से कूद सकता है, 4 से कूद सकता है, अनंत कहीं से कूद सकता है, ठीक है। तो आपको जो फॉर्मूला है, सूत्र जो है उसको याद रखना है। सूत्र आपको बता रखा है, अगर आपको निकालना है तरंगदैर्घ्य तो 1/λ बराबर, हाइड्रोजन के लिए क्योंकि लिख रहे हैं तो R, और ये आ जाएगा 1/NF का वर्ग माइनस 1/NI का वर्ग, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको इस्तेमाल करना है। अब जैसे मैं कहूँ कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं कहूँ कि NF बराबर, या मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है, मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन Ni बराबर 2 से NF बराबर 1 में, ठीक है, संक्रमण अगर करें, संक्रमण, ठीक है, करे तो 1 जब लैम्डा निकालेंगे तो क्या निकालेंगे R, और फॉर्मूला देखिए Ni की वैल्यू क्या है, कहाँ से कूद रहा है इलेक्ट्रॉन, 2 से कहाँ पर कूद रहा है 1 पर, तो 1/1 पर कूद रहा है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 1/2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा। हल करेंगे इसको फटाफट से तो आप पाएंगे कि 1/λ जो है ये बराबर हो जाएगा R, और यहाँ आ जाएगा 1 - 1/4 के, जिसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा 3R डिवाइड बाई 4 के, सही है। 4 × 1 = 4 - 1 3R/4 आ जाएगा। तो लैम्डा बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 4/3R के। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं तरंगदैर्घ्य निकाल सकते हैं इतना मीटर, या फिर एंगस्ट्रॉम में अगर निकालना है तो एंगस्ट्रॉम में आप लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप तरंगदैर्घ्य को निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू आप याद रखिएगा 1.1 × 10⁻⁷ होती है। आर की वैल्यू जो है ये है रिडबर्ग नियतांक है, और आर जो है इसका वैल्यू होता है 1.1 लगभग इंटू 10⁻+7, ठीक है, और ये होता है प्रति मीटर के, इसका मात्रक जो है प्रति मीटर होता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो बेसिक सी चीज़ें हैं, इस प्रकार से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, मैंने दिखा दिया। अब आपको दिखा देता हूँ लाइमन और बामर के लिए फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ जो बुक में फॉर्मूला इस्तेमाल किया होता है यही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इस प्रकार से लिखा है, यहाँ पर देखें तो 1/λ बराबर लिखा है R, और यहाँ पर आप देखेंगे तो N1 और N2 मतलब N1 ये लिखा है 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके बुक में लिखा होता है, किताबी भाषा, ये किताबी भाषा है बुक के हिसाब से। अगर मैं देखूं बुक, ठीक है, बुक में आपके इस प्रकार से लिखा होता है फॉर्मूला। अब मैंने चेंज क्या किया है, मैंने सिर्फ चेंज इतना किया है कि आपको N1 को लिख देना है NF जहां इलेक्ट्रॉन कूद रहा है, और N2 को आपको लिख लेना है NI जहां से इलेक्ट्रॉन कूद रहा है, ठीक है।
तो सिंपल सा है, बाकी सब चीज़ें सेम है। देखो N2 कुछ भी हो सकता है, N1 फिक्स है किसके लिए, लाइमन के लिए, तो लाइमन के लिए N1 बराबर 1 है, N2 क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, अभी दिखाया था ना। अर्थात इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च कक्षक से पहली कक्षा में संक्रमण करता है, कूद सकता है। तो N2 की वैल्यू आपको फिक्स है, यहाँ पर दिखा सकते हैं, और बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं। यहाँ पर यह श्रेणी परावैंगनिक क्षेत्र में प्राप्त होती है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखनी है, यह श्रेणी परावैंगनिक क्षेत्र में प्राप्त होती है। अगली बात करें, अगली है लाइमन। लाइमन के बाद बामर। बामर को आप देखेंगे तो इसके लिए फिर से NF की वैल्यू, ये है NF की वैल्यू 2 है, फिक्स होती है। और NI की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कहाँ से पूछ सकता है, 2 पर, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, कहीं से भी। और यह श्रेणी दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है, दृश्य प्रकाश वाले क्षेत्र में प्राप्त होती है। नेक्स्ट की बात करें तो फिर से NF की वैल्यू आप देखेंगे क्या है, 3 है, और NI की वैल्यू आप देखेंगे क्या है, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी हो सकता है अनंत तक। और फॉर्मूला आप देखेंगे तो यह अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है, यह श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। नेक्स्ट चले ब्रैकेट, तो इसके लिए NF की वैल्यू आप देखेंगे कितना है बेटा, 4 है, और NI की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है, 5, 6, 7, 8, कुछ भी अनंत तक, ठीक है। और यह श्रेणी दूर अवरक्त में प्राप्त होती है, फार इंफ्रारेड में प्राप्त होती है। नेक्स्ट की बात करें, लास्ट फुंड श्रेणी है, तो NF की वैल्यू फिर से आप देखेंगे ये 5 है, और NI की वैल्यू आप देखेंगे 6 है, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है कि फॉर्मूला में क्या करना है, 1/NF का स्क्वायर माइनस 1/NI का स्क्वायर। तो ये एक्चुअली है NF का स्क्वायर और ये है NI का स्क्वायर। आपको लिख भी दिया है यहाँ पर, तो आपको दिख रहा होगा, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है, सही है ना। तो 1/N2 और 1/N1 के साथ आपको याद करना है, आपकी मर्जी है। आपको अगर ये वाला फॉर्मूला याद करना है कि 1/λ बराबर R 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, आपकी मर्जी है बेटा, आपको ये इस्तेमाल करना है, ये इस्तेमाल करिए। आपको अगर 1/λ इक्वल्स टू R और 1/NF का स्क्वायर माइनस 1/NI का स्क्वायर ये इस्तेमाल करना है तो ये इस्तेमाल करिए, आपकी मर्जी है, जो इस्तेमाल। ये मैंने बताया है, ये पहले से लिखा है, ठीक है, ये बुक में लिखा होता है। ये ज़्यादा इसमें गलती नहीं करेंगे आप, आगे चल के आपको गलती कभी नहीं होगी इसमें। अगर आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कूद रहा है, उसको फाइनल बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन जहाँ से कूद रहा है उसको इनिशियल बोल देंगे, प्रारंभिक बोल देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये दूर अवरक्त क्षेत्र में ये भी प्राप्त होती है, लेकिन अति दूर, बहुत ज़्यादा फार इंफ्रारेड में ये प्राप्त हुआ करती है। तो इस चैप्टर में लगभग यहीं तक होता है। वैसे छोटी सी एक टेबल बनी है लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड के लिए, लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्स हर एक श्रेणी के लिए क्या है वो थोड़ा सा दिखाया गया है। यहाँ भी λ1 और λ2 ही बोला गया है, ठीक है। तो N1 जो है आपको बता दें यहाँ पर फिर से कि जो N1 है उसको हमने NF बोला है, और जो N2 है उसको हर जगह हमने NI बोला हुआ है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से अगर चाहें तो निकाल सकते हैं, फॉर्मूला वही है, परावैंगनिक क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र। तो अवरक्त क्षेत्र में, दूर अवरक्त क्षेत्र में, ये अवरक्त क्षेत्र में, ये दूर अवरक्त क्षेत्र, और ये अति दूर अवरक्त क्षेत्र, फार इंफ्रारेड, बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आपके सामने। अब आयनन ऊर्जा या आयनन विभव क्या है, तो बेसिक सी एक डेफिनेशन है। आयनन ऊर्जा क्या है कि इलेक्ट्रॉन को परमाणु से अलग कर देना, बस सिंपल सी बात है, मतलब अनंत पर लेके चले जाओ। अलग करना मतलब इलेक्ट्रॉन को परमाणु से अलग कर दिया, मतलब उसका पार्ट नहीं है, परमाणु का भाग नहीं रहा, तो इलेक्ट्रॉन को हटा देना या परमाणु से अलग करना, उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसी को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा जो होती है मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर आप देखेंगे तो वो आती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, पॉजिटिव होती है, ठीक है, आयनन ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन की जितनी भी, आपको ट्रिक बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन की जितनी भी, जिस भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की जो भी टोटल एनर्जी है उतनी अगर उसको धनात्मक एनर्जी दे दिया जाए, क्योंकि टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मक होती है, जैसे पहले कक्षक में होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इतनी ही धनात्मक ऊर्जा दे दी जाए इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक से बाहर निकल जाएगा, मतलब आयनीकृत हो जाएगा, ठीक है, परमाणु आयनीकृत हो जाएगा। जैसे मैं दूसरी कक्षक में बात करूँ तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी ऊर्जा है, तो +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा हो गई तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाएगा, आयनीकृत हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात। और विभव आप जानते हैं, ई बराबर आप लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ई से ई कट जाएगा, वी बचेगा, विभव 13.6। तो जितना ऊर्जा होती है उतना ही विभव होता है, तो विभव सेम होता है। तो V इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं, V इक्वल्स टू ई आयनन बटा ई होता है, तो ई से ई कट जाएगा, V बचेगा। तो जितना मान होता है मान परफेक्ट वही होगा, बस आयनन ऊर्जा है तो मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, विभव होगा तो मात्रक क्या होगा, अरे विभव होगा तो मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा, तो बस हो गया, बाकी सब सेम है।
ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। बाकी बात करें उत्तेजन ऊर्जा और उत्तेजन विभव की, तो उत्तेजन क्या है, जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो ऊर्जा ग्रहण करने के बाद ये उच्च ऊर्जा स्तर में कूद जाता है, नीचे से ऊपर कूदेगा। ऊर्जा ग्रहण करने के बाद ज़्यादा ऊर्जा स्तर हो गई तो एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित ऊर्जा, उत्तेजित अवस्था में चले जाएगा। तो उत्तेजित अवस्था में पहुंचाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वही उत्तेजन ऊर्जा है। और इलेक्ट्रॉन को एक कक्षा निम्न स्तर से अर्थात किसी दूसरी कक्षा जिसको हम उच्च ऊर्जा स्तर कहेंगे उसमें स्थानांतरण करने के लिए या उत्तेजित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको उत्तेजन ऊर्जा, एवं इसके संगत जो विभव होता है उसको उत्तेजन विभव कहते हैं। तो उत्तेजन विभव भी वैसे ही जैसे आयनन विभव था, जो भी ऊर्जा है डिवाइड बाई ई कर देंगे, वोल्ट बचेगा, इसका मात्रक आ जाएगा वोल्ट। ठीक है, और ऊर्जा तो आप देख सकते हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन भेजा गया और जहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे 3 मान लो ई बराबर 1 से इलेक्ट्रॉन ई बराबर 3 पे जा रहा है तो E3 माइनस E1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उत्तेजन ऊर्जा जो एनर्जी गैप होगा, ऊर्जा डिफरेंस जो है भाई। तो इस चैप्टर में यही तक था, कहानी खत्म होती है इस चैप्टर की यहाँ पर उत्तेजन ऊर्जा के साथ ही। और इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं, बेसिक सा रदरफोर्ड का और बोर का परमाणु मॉडल, खास करके बोर का परमाणु मॉडल है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के आणविक कक्षक में त्रिज्या, ऊर्जा, वेग, ठीक है, ये सब निकालते हैं, आवर्तकाल, आवृत्ति, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। और इसके साथ साथ हाइड्रोजन का उत्सर्जन वर्णक्रम, ठीक है, जिसको हम लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फुंड, ये श्रेणियाँ जिसमें हम देखते हैं प्राप्त करते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी, बस इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अगर एक बार में समझ में आए तो एक बार फिर से देखिएगा इस वन शॉट रिवीजन को, बहुत ही प्यार से बनाया है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में यही तक। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नाभिक के चैप्टर के बारे में हम वन शॉट रिवीजन जानेंगे, देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ऐसे ही जुड़े रहिए डाउटनट के साथ, क्योंकि डाउटनट के साथ पढ़ना हुआ आसान। बाय बाय।